हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का आईपीसी का आखिरी टर्न है, आखिरी डे है। कंप्लीट हो जाएगी आज आईपीसी हमारी। इस पूरी आईपीसी को हमने 12 डेज में 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। आज आखिरी डे आखिरी पार्ट है, जो कि धारा 493 493 से लेकर आखिरी धारा 511 तक चलेगा। पहली धारा आज हम लोगों को इसमें पढ़नी है 493 493 क्या कहती है। विधि पूर्ण विवाह का प्रवंचना। प्रवंचना कहते हैं सच को छुपाना। सच को अगर छुपाते हैं तो वो बात कहलाती है प्रवंचना। प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। क्या मतलब है कि कोई पुरुष जो है, जो किसी स्त्री से विधिपूर्वक विवाहित ना हो और उसे झूठा विश्वास दिलाए कि हम लोग पति पत्नी हैं, और इस प्रवंचना के साथ, इस झूठ के साथ उस स्त्री से वो पुरुष सहवास करे, मैथुन करे, शारीरिक संबंध बनाए, तो ये धारा 493 के अंतर्गत दोषी होगा, जिसमें कि 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। फिर आ जाइए आप धारा 494 प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। 494 494 दो बार 4 आया है 494 में, इसलिए ये द्विविवाह से संबंधित है। पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, जहाँ पर भी दूसरा विवाह मना है, जिन धर्म में यूजली हिंदू के लिए है ये, तो वहाँ पर अगर पत्नी जिंदा है तो पति दूसरी शादी करता है, या पति जिंदा है तो पत्नी दूसरी शादी करती है, तो वो 494 धारा के अंतर्गत दोषी है व्यक्ति। और जहाँ पर दूसरी शादी करने की अनुमति है, वहाँ पर ये धारा लागू नहीं होगी 494। कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति 494 के अंतर्गत दूसरा विवाह करता है, पुनः विवाह करता है, तो वो 7 साल तक की सज़ा का और जुर्माने का दायी होगा। फिर आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है 497 497, जिसको जार कर्म या अडल्टरी कहते हैं। पहले तो अडल्टरी या जार कर्म का मतलब समझ लीजिए। जार कर्म में कोई एक व्यक्ति जो होता है किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ, ऐसे अन्य पुरुष की अनुमति के या सम्मति के, या एक शब्द यहाँ पर आया है मौनानुकूलता। मौनानुकूलता का मतलब है कि वो पति उस पत्नी का मौन है, और ऐसा मौन, अगर ऐसा मौन ये अनुमति के बराबर हो तो उसको कहते हैं मौनानुकूलता। कहने का मतलब है उस पति की अनुमति के बिना अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ मैथुन करता है, जो कि बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है, तो ऐसा अपराध क्या कहलाएगा? जार कर्म कहलाएगा। कुल मिला के जार कर्म का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी अन्य विवाहित महिला के साथ उस विवाहित महिला की पति की अनुमति के बिना अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है, मैथुन करता है, सहवास करता है, तो वो जार कर्म है। जार कर्म में 5 साल तक की सज़ा है और जुर्माना है, या फिर दोनों से भी दंडित किया जाएगा। एक खास बात है इसमें, पत्नी जो है दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होती, ये बात ध्यान रखना है। इस धारा 497 पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही चर्चित एक केस दिया था, शायद 2018 का सबसे चर्चित केस है ये। यहाँ पर लिखा है हमने जोसेफ शाइन या कहीं कहीं सिने मिलता है लिखा हुआ, जोसेफ सिने बनाम भारत संघ 2018 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये पूरा का पूरा मामला इस शब्द पर, जो पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता के बेस पे था। सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाई गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत स्ट्रिक्ट रूप से संज्ञान में लिया कि आप कहते हैं कि उसकी पत्नी अगर किसी से शारीरिक संबंध बना रही है जबकि पति की अनुमति नहीं है, अगर पति अनुमति दे दे या सम्मति दे दे या मौन या वो हाँ कह दे, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये एग्जैक्टली धारा 497 और सीआरपीसी की एक धारा है 198(2), तो ये 497 धारा एक तरह से पत्नी को एक संपत्ति के रूप में देख रही है कि पति की अगर अनुमति है तो कोई भी
संबंध मिला ले कोई अपराध नहीं है। तो इसमें अपनी सम्मति पत्नी की है ही नहीं। इस पर बहुत कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो धारा 497 है ये महिला की जो गरिमा है और उसको जो समता का अधिकार मिला है धारा 14, 15 या 21 के अनुसार जो मौलिक अधिकार मिला है उसका उल्लंघन कर रही है धारा 597। इसलिए 511 तो टोटल धारा ही है। 497 धारा जो है क्या कर रही है, स्त्री की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन कर रही है, समता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है तथा अनुच्छेद 15 और 21 के अनुसार जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनका उल्लंघन कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धारा 497 है और सीआरपीसी की धारा 198(2) है। 198(2) में कहा गया है विवाहित स्थिति के दौरान में अपराधों से संबंधित है। हमने पढ़ाई है धारा 198(2 अपने सीआरपीसी के नोट्स में पढ़ाई है पूरी। कहने का मतलब है जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जहाँ तक बात अगर हम करें धारा 497 की और धारा 198(2) की तो ये असंवैधानिक है। कहाँ तक, जहाँ तक कि ये महिला, क्योंकि ये महिला के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और जहाँ तक कि ये जारता से संबंधित है वहाँ तक ये क्या है, असंवैधानिक है। और इसलिए धारा 497 को असंवैधानिक होने के नाते हम निरस्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को अपनी तरफ से 497 को निरस्त कर दिया। सारांश में मतलब यह है, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि महिला किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि पति की अनुमति दे दें तो वो किसी के साथ संबंध बनाए, जबकि उसकी एक गरिमा है, अपना एक अधिकारता है, उसके मौलिक अधिकार हैं, उनके अंतर्गत उसको पूरा गरिमा के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार है। इसलिए जारता की धारा संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, इसको इसलिए असंवैधानिक है, इसलिए हम इसको निरस्त करते हैं। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। जहाँ पर भी हम केस लॉज आपको पढ़ाते हैं और डिटेल नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने हाथ से उस केस लॉ के बारे में 4-6 लाइनें लिख लें, एक डायरी बना लें, उस डायरी में आप केस लॉ लिखते चले जाएँ, क्योंकि बहुत कम समय करते करते भी हमें करीब 6-6.5 घंटे लग गए पूरी आपको आईपीसी पढ़ाने में। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, चाहे आईपीसी हो चाहे सीआरपीसी हो, दोनों लगभग 6.5 घंटे में कंप्लीट हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैटर छूट जाए तो ये मेनली केस लॉज में है, क्योंकि 2-4 लाइनें आप अपने हाथ से लिखेंगे तो केस लॉ आपको याद भी रहेगा। फिर आ जाइए आप धारा 498 में। धारा 498 कहती है कि विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध करना। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी विवाहित स्त्री को फुसलाकर कहीं ले जाता है या उसको कहीं कैद में रख लेता है या अपने इख्तियार में रख लेता है तो वो क्या होगा, धारा 498 के अंतर्गत दोषी होगा। और इस तरह से अगर वो उसके साथ संभोग करता है जो कि युक्त नहीं होगा, और अगर वो ऐसा काम कर रहा है चाहे वो छिपा के रखे या आयुक्त संभोग करे तो उसको क्या होगी, 2 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माना लगेगा या फिर दोनों से दंडित होगा, जुर्माना और सज़ा दोनों। फिर ये आपकी जो अध्याय 20 थी ये कंप्लीट हो गई। एक अध्याय है 20 का, चैप्टर नंबर 20 का है, इसमें सिर्फ एक ही धारा है 498A। आपको ध्यान रखना है कि धारा 498A जो है वो चैप्टर 20A में है, अध्याय 20 का में है। क्या कहती है धारा 498A, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का भी हम जजमेंट भी आपको बताएंगे। 498 कहती है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। अगर कोई स्त्री का पति या तो स्त्री का पति या उसके कोई नातेदार स्त्री के साथ क्रूरता कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, 3 साल तक के कारावास के भोगी होंगे और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये कहती है धारा 498A। इसमें हालांकि क्रूरता का मतलब बताया गया। क्रूरता का मतलब है कि जानबूझकर आप ऐसा कोई आचरण करें जिससे कोई महिला
अपने जीवन से त्रस्त आके आत्महत्या कर ले, या फिर आप इस तरह से उसको तंग करें कि उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करें और वो तंग आ जाए आपकी हरकतों से, तो ये सारी चीज़ें आएंगी मानसिक क्रूरता में। सॉरी, मानसिक नहीं, क्रूरता में। क्रूरता में मानसिक और शारीरिक क्रूरता दोनों आती हैं। एक केस लॉ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, नरेश कुमार बनाम कलावती और अन्य 2021, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। एक सुप्रीम कोर्ट का केस ये भी है, इससे 498A से रिलेटेड, और एक नीचे 498A से रिलेटेड केस और भी है। दो सुप्रीम कोर्ट के केस इसमें हम पढ़ाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। तो पहले तो 2021 वाला केस समझ ले, नरेश कुमार बनाम कलावती और अन्य 2021 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एग्जैक्टली जो महिला है उसका मृत्युकालिक कथन था, क्योंकि महिला 98% जल चुकी थी, और 98% जलने के कारण, चूंकि इस पोजीशन में कोई भी व्यक्ति जो है मृत्युकालिक कथन करने की पोजीशन में नहीं होता है, और जो मृत्युकालिक कथन था वो दो जगहों पर अलग अलग बातों से प्रकट था, मतलब उसमें भिन्न मृत्युकालिक कथन जो थे उनमें विभिन्नताएं थी, कई मृत्युकालिक लिख लिए थे उन लोगों ने गलत तरीके से। जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चूंकि मृत्युकालिक कथन में भिन्नताएं हैं और इस पे मृत्युकालिक कथन पर विश्वास प्रकट नहीं किया जा सकता, इसलिए इस संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए, और अभियुक्त को मिलने के कारण अभियुक्त को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी जो अभियुक्त गण थे उनको दोष मुक्त किया था, और उच्चतम न्यायालय ने भी उन विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय की दोष मुक्ति पर मोहर लगा दी, और अपीलार्थी की अपील को जो प्रत्युत्तरदाता था उसकी अपील को खारिज कर दिया, और अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया, दोष मुक्ति हो गई अभियुक्त की। अब 2022 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समझ ले, सुरेंद्रन बनाम केरल राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एग्जैक्टली 3 धाराओं का उल्लेख है इस केस में, धारा 304 खा, धारा 498 का, और धारा 306 भारतीय दंड संहिता। सारी धाराएं हम पढ़ा चुके हैं आपको। 304 खा में दहेज मृत्यु है, 498A अभी आप पढ़ ही रहे हैं, 306 में है किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, दुष्प्रेरण करना। सारी धाराएं हमने अपने पिछले नोट्स में पढ़ाई हुई हैं, अब आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। ये एग्जैक्टली हुआ ये था इसमें मामले में कि जो विचारण न्यायालय है उसने अपीलार्थी को, जो अपीलार्थी है और उसके माता पिता, ये सब लोग उसमें अभियुक्त थे, तो अपीलार्थी के एवं उसके माता पिता और अन्य रिश्तेदारों को धारा 304 और 198A के अंतर्गत दोषित एवं दंडित किया था। ठीक, सारे लोगों को विचारण न्यायालय ने दंडित किया था सारी धाराओं में। जब इन लोगों ने अभियुक्तगण ने अपील की उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय ने क्या किया, अपीलार्थी को धारा 304 खा के अंतर्गत आरोप से दोष मुक्त कर दिया, मगर क्या किया, 498A इसके अंतर्गत दोष सिद्ध की, जो कि 1 साल तक की का दंड दिया था। इस तरह से उच्च न्यायालय ने क्या किया, अपने निर्णय को, जो विचारण न्यायालय का निर्णय था उसको थोड़ा सा चेंज किया। जब सुप्रीम कोर्ट के पास सामने ये बात आई, क्योंकि विचारण न्यायालय से सारे लोगों को सज़ा हुई, उच्च न्यायालय ने कुछ लोगों को छोड़ दिया है, कुछ को सज़ा दी है, सज़ा कम कर दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब ये जो प्रश्न था वो ये था, पहला प्रश्न ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या 304 खा के अंतर्गत दोष मुक्त हो जाने पर भी धारा 498 का के अंतर्गत दोष सिद्धि की जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि बिल्कुल की जा सकती है, ये निर्णय सार है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अभिलेख पर इस तरह के साक्ष्य मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि जो अभियुक्त है वो 498 का के अंतर्गत दोषी है, तो भले ही उसको 304 खा के अंतर्गत दोष मुक्त कर दिया गया हो,
मगर उसको 498 का के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या धारा 498 का के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए मृतका का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत दिए गए मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। तो इसके भी उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मृत्युकालिक कथन अगर जो है मृत्यु के संव्यवहार से की परिस्थितियों से संबंधित है तो बिल्कुल मृतिका का जो मृत्युकालिक कथन है वो लिया जाएगा और उसके आधार पर दोष सिद्ध की जाएगी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। फिर आ जाइए आप धारा 499। अब आपकी धारा 20 का भी कंप्लीट हो गई। धारा 21 अध्याय 21 में आ गए। अध्याय 20 का कहा था, शायद धारा निकल गया हो, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। तो अध्याय या चैप्टर नंबर 21 में क्या है, मानहानि को परिभाषित किया गया है। पहले मानहानि से संबंधित है। पहले देख लें धारा 499 जिसमें मानहानि की परिभाषा है। पहले तो समझ लें मानहानि होती क्या है। बिल्कुल इसी तरह से लिखना होता है कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशायित शब्दों द्वारा या किसी दृश्य रूपों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि हो जाए, तो अपवादित दशाओं को छोड़कर यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर व्यक्ति की मानहानि की है। ठीक, कोई भी आप ऐसे शब्द बोले या ऐसे किसी चीज़ को प्रकाशित करें जिससे आपका आशय किसी व्यक्ति पर लांछन इस तरह से लगाने का है कि आप उसकी जो ख्याति है उसमें उसकी अपहानि कर सकें, उसकी ख्याति को कम कर सकें, उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचा सकें। तो अगर ये मामला आपका अपवादिक दशाओं में नहीं आता है तो आपने उस व्यक्ति की मानहानि की है। सबसे ज़्यादा अपवाद मानहानि के केस में है, 10 अपवाद हैं मानहानि की दशा में। पूछा जाता है मानहानि में कितने अपवाद हैं, तो 10 अपवाद हैं, सबसे ज़्यादा हैं। फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में आ जाइए आप। मानहानि के लिए दंड। मानहानि के लिए दंड क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करता है तो उस पर सादा कारावास होगा उसको, जो कि 2 वर्ष तक का होगा, या जुर्माना लगाया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर डेज का वर्णन है तो आप मान के चलिए जो सीरीज चल रही है उसमें 28 डेज के बाद 20 शुरू से जो प्री प्लस मेंस की सीरीज़ है, अगर आप जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस पर आप पहुंचेंगे तो डे 1 से लेकर डे 11 तक सीआरपीसी है, फिर 12 से लेकर करीब 28 तक एविडेंस एक्ट है, फिर एविडेंस एक्ट के बाद 9 डे से लगभग आपको आईपीसी मिलेगी 29 के बाद डेज में। इसलिए यहाँ पर जो डेज हैं वो इसको नहीं फॉलो करना है। फिर आ जाइए आप धारा 503 पर। 503 धारा क्या कहती है, आपराधिक अभित्रास। आपराधिक अभित्रास को इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अभित्रास का मतलब होता है किसी को धमकाना, किसी को हड़काना। तो होता क्या, आपराधिक अभित्रास का पहले मतलब समझ लें कि कोई व्यक्ति क्या है किसी की शरीर, ये इसमें भी जैसे छल में आपने देखा था कई एक चीज़ों को क्षति पहुंच रही थी, ऐसे ही आपराधिक अत्याचार में भी, अभित्रास में भी, आपराधिक अत्याचार अलग चीज़ है, आपराधिक अभित्रास। इसमें अगर आप कोई व्यक्ति क्या है किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की ख्याति या संपत्ति की क्षति करता है या क्षति करने की धमकी इस आशय से देता है कि उसको संत्रास कर सके, उसको मतलब धमका सके, उसको संत्रास कर सके, उसको प्रताड़ित कर सके, तो कहा जाता है कि कैसे काम के लिए, जिस काम को करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध हो, या फिर ऐसे काम को कराने के लिए जिसको वो वैध रूप से हकदार ना हो। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी को इस आशय से धमकी देकर आप डरा धमका रहे हैं कि जिसको वो करने के लिए विधिपूर्ण रूप से सक्षम है, उसको अधिकार है विदितता ऐसे काम को करने के लिए रोकने के लिए, या फिर जो विधि विरुद्ध काम है उसको कराने के लिए आप धमकी दे रहे हैं, संत्रास कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, धारा 503 के अंतर्गत आपराधिक अभित्रास कर रहे हैं। एक
हमने इलस्ट्रेशन दे दिया है कि कोई व्यक्ति है जो सिविल वाद चलाने से रोकने के लिए खा को खा का घर जलाने की धमकी का देता है। कहने का मतलब है, क्या कह रहा है का कि अगर तुमने मेरे ऊपर सिविल वाद चलाया तो मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। तो ये चूंकि एक तरह की धमकी है, डराना है, धमकाना है, इसलिए ये 400 जो का काम है ये आपराधिक अवित्रास है, जो कि धारा 503 के अंतर्गत आएगा। अगर पूछा जाए आपराधिक अवित्रास के लिए सज़ा किस धारा में है, तो आपराधिक अवित्रास के लिए सज़ा जो है, दंड जो है वो है 506 में, और सज़ा कितनी होगी, तो 2 साल तक की सज़ा है आपराधिक अवित्रास के लिए। और अगर ऐसा आपराधिक अवित्रास आप किसी ऐसे काम के लिए दे रहे हैं जो कि गंभीर मामला है, जैसे मृत्यु 7 वर्ष से अधिक के कारावास से संबंधित है, या घोर उपपत्ति से संबंधित है, या मृत्यु कारित करने तक के है, तो ऐसी मेनली अगर कहा जाए कि जो आपराधिक अवित्रास आप मृत्युकालिक या घोर उपपत्ति करने आदि के लिए दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो आपको सज़ा 7 साल तक की होगी। फिर आप आ जाइए, एक चीज़ और समझ लीजिए, जो मानहानि हुई है इसमें अभी हमने बताया था आपको, हालांकि 10 अपवाद हैं, इसमें एक 7वां अपवाद पूछा जाता है। चाहें तो आप इसको एक बार समझ भी सकते हैं। पहला अपवाद है कि किसी सत्यवाद का जो मानहानि के अपवाद है उसमें पहला अपवाद है सत्यवाद का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित करना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। दूसरा है लोक सेवकों का लोक आचरण। तीसरा अपवाद है किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण। चौथा है न्यायालय की कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रकाशन। पांचवा है न्यायालय में विनिश्चित मामलों के गुणावगुण या साक्षियों द्वारा संयुक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण। छठा है लोक कृतियों के गुणागुण। सातवां है किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई परिनिंदा। इसमें 7वां अपवाद पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए किसी बच्चे के आप गार्जियन हैं या माँ बाप हैं, तो अगर कहीं पर आप उसकी क्या कर सकते हैं, परिनिंदा कर रहे हैं कि ये पढ़ते लिखते नहीं है, खेलते कूदते ज़्यादा हैं, इनका पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, तो ये बच्चे की मानहानि नहीं है। ये एग्जैक्टली धारा 499 के अपवाद 7 में आता है। 8वां अपवाद है धारा 499 का मानहानि का, प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना। 9वां अपवाद है अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति का सद्भाव पूर्वक लगाया गया लांछन। 10वां अपवाद और आखिरी अपवाद है सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वो दी गई है लोक कल्याण के लिए आशायित हो। तो कुल मिला के ये 10 अपवाद भी याद रख लीजिएगा हेडिंग के रूप में। कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है मानहानि से, और जिसमें अपवाद भी पूछ लिए जाते हैं कि अपवाद बताइए कितने हैं और कौन कौन से हैं। फिर हमने 506 तक आपको पढ़ा दिया। फिर आ जाइए आप धारा 509 पर। धारा 509 क्या कहती है, आपराधिक अवित्रास धारा 509 आपराधिक अवित्रास पढ़ा चुके हम। धारा 509 कह रही है शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशायित हो। कहने का मतलब है कोई भी ऐसे शब्द जो स्त्री की लज्जा करें या उसका अनादर करें, इस आशय से अगर बोले जाते हैं, या अंग विक्षेप ऐसा इशारा किया जाता है जिससे स्त्री की एकांकता का अतिक्रमण हो, एकांतता अतिक्रमित हो, भंग हो, तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा लांछन लगाता है या ऐसा अनादर करता है या ऐसा अनादर करने का आशय रखता है, वो व्यक्ति सादा कारावास जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगेगा। यहाँ पर हमने अपना चैनल दे दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आप हम तक तुरंत पहुँच जाएंगे। एक इससे मानहानि से संबंधित केस लॉ पढ़ लीजिए। मनोज कुमार तिवारी बनाम मनीष सिसोदिया, बहुत हाईलाइटेड केस था ये, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें एग्जैक्टली धारा 499 और 500 से संबंधित ये मामला है। इसमें एक पार्टी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक मानहानिकारक कथन ट्वीट किया था, ट्वीट के माध्यम से कथन किया था कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा, कि और या मैं
उस घोटाले का भांडा फोड़ दूंगा जिसमें तुम शामिल हो। तो दूसरे पक्षकार ने, जिसने ये ट्वीट किया था, उसके दूसरे पक्षकार ने कहा कि इन्होंने हमें ट्वीट करके हमारे ऊपर मानहानि की है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि ये जो ट्वीट किया गया है कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा, मानहानिकारक कथन है या नहीं है। तो चूंकि जो मजिस्ट्रेट था उसने इसको मानहानिकारक कथन माना था, और ऐसे व्यक्ति जो दूसरे पार्टी जिन्होंने ये ट्वीट किया था उनके प्रति सम्मन भेजा था। तो और उच्च न्यायालय ने इस मामले को निरस्त कर दिया था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो बात की गई थी, वो जो ट्वीट किया गया था वो मानहानिकारक नहीं था, ऐसा उच्च न्यायालय ने भी कहा था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मंत्री के द्वारा अगर मानहानि का वाद लाना है, परिवाद लाना है, तो वो धारा 199(4) के अंतर्गत, सीआरपीसी धारा 199 के अंतर्गत मानहानि का परिवाद किया जाता है, जिसमें 199(4) के अंतर्गत परिवाद कर सकेगा कौन? कोई भी जो ये नेता नगरी के लोग हैं। ये दूसरी बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि या तो वो क्या करे, मानहानि का अगर मंत्री की गई है तो वो परिवाद कर सकता है, कब? धारा 199(4) के अंतर्गत विहित प्रक्रिया से, या फिर स्वयं परिवादी के रूप में प्रस्तुत होकर वो क्या कर सकता है, 199(6) के अंतर्गत परिवाद कर सकता है। और इस तरह से कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि जो ट्वीट किया गया था ये मानहानिकारक कथन नहीं था, इसलिए अपील निरस्त की जाती है। यहाँ पर हमने अपना नंबर दे दिया आपको 9450770672। डायरेक्ट चैनल आप हमारा डाल लीजिए @law classes by फिरोज। अगर कोई असुविधा है, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, कोई भी असुविधा हो रही है तो इस पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और फिर आ जाइए आप आखिरी अध्याय, आखिरी धारा, आखिरी टॉपिक, आखिरी सेक्शन, अध्याय 23 है। अध्याय 23 एग्जैक्टली अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में है। और जो धारा 511 है, आखिरी धारा है आईपीसी की, क्या कहती है आखिरी धारा? आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। क्या है? 511 कहती है कि कोई भी आजीवन कारावास हो या कोई अन्य कारावास हो, उससे दंडनीय अपराध का करने का अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं और उस प्रयत्न को करने का दंड इस भारतीय दंड संहिता में कहीं पर भी उपबंधित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे अपराध को करने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, उसको उस अपराध के जिसकी बात हो रही है उसके प्रयत्न करने में उस अपराध के दीर्घतम अवधि के आधे की अवधि से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई अपराध है जिसके प्रयत्न का कहीं पर भी कोई व्याख्या नहीं है, मान लीजिए वो अपराध 10 साल का है। आईपीसी में ये बताया गया है कि अगर ये अपराध कर दिया जाएगा तो 10 साल की सज़ा होगी, और उसके प्रयत्न की बात नहीं हुई कि प्रयत्न पे कितनी सज़ा होगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर प्रयत्न कर दे तो उसको क्या होगी, 5 साल की सज़ा हो सकती है। जैसे कि चोरी है, चोरी की सज़ा में 3 साल की सज़ा है, चोरी के अपराध में 3 साल की सज़ा है, और अगर आप निवास घर में चोरी कर रहे हैं तो 7 साल की सज़ा है। मगर चोरी के प्रयत्न की सज़ा की कहीं बात नहीं हुई है। तो अगर आप चोरी का प्रयत्न कर रहे हैं तो 3 का आधा मतलब 1.5 साल तक की सज़ा हो सकेगी। 2 इलस्ट्रेशन भी हमने यहाँ पर पढ़ाए हैं इस धारा से संबंधित। तो यही इलस्ट्रेशन डायरेक्ट पेपर्स में आते हैं, आपके HJS में भी आया ये प्रश्न कि एक व्यक्ति है जो संदूक तोड़कर खोलता है, इस आशय से तोड़ता है उसको कि इसमें आभूषण रखे हुए हैं, मगर खोलने के बाद वो पाता है कि ताला तोड़ने के बाद, संदूक तोड़ने के बाद देखता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। तो वो चोरी तो नहीं कर पाया, मगर उसने चोरी का प्रयत्न किया। या फिर दूसरा इलस्ट्रेशन है इसमें कि है वो या कि जेब में हाथ डालता है, इस नियत से डालता है कि वो
उसकी जेब में से पैसे चुरा ले, मगर वो पहले से ही फोकट में थे, उनकी जेब पहले से ही खाली थी, 1 रुपया भी नहीं निकला उनकी जेब में, जेब खाली थी, मगर इन्होंने हाथ डाला, इसका मतलब इन्होंने चोरी करने का प्रयत्न किया। तो पैसा भी उनमें था नहीं, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, तो कुल मिला के ये चोरी के प्रयत्न के दोषी हो गए। इस तरह से ऑलमोस्ट 30 मिनट में ये हमने आपका कंप्लीट करा दिया पूरा टॉपिक। ये कंप्लीट आईपीसी हो गई है, कंप्लीट मैटर है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चाहे वो पीसीएस हो, एचडीएस हो, एपीओ या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर आप एलएलबी कर रहे हो, कंप्लीट मैटर है। इसलिए आप सारे साथियों को इस मैटर को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।